हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल बाय आलोक सर। आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। एक बच्चे के द्वारा इलेक्ट्रिकल चार्जमैन का एक पेपर मेरे पास भेजा गया। उस पेपर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और इस पेपर में 50 क्वेश्चन है टेक्निकल। तो देखते हैं आज के सेशन में कितने क्वेश्चन होते हैं, फिर नेक्स्ट अगले सेशन में हम करेंगे। और हम लोग नेवी चार्जमैन की लगातार मॉक टेस्ट को मैं कराऊंगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न मेरे पास है। क्योंकि मॉक टेस्ट जो होते हैं वो पेपर के पैटर्न पर आधारित होते हैं। तो पेपर मैंने देख लिया, पेपर का पैटर्न क्या है, मैंने सिलेबस डिस्कस किया। हूबहू सिलेबस में से आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यानी कि जो सिलेबस आपको दे रखा है उसी में से आपका आएगा। जिन बच्चों ने नेवी चार्जमैन का फॉर्म भर रखा है वो इस वीडियो को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका आने वाली परीक्षा में कैसे कैसे और क्या क्या आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द डिवाइस विच बिहेव नाइदर एज अ गुड इंसुलेटर नॉर अ गुड कंडक्टर इज नोन एज। आपके पास में वह डिवाइस के बारे में बताना है जो ना तो एक अच्छा इंसुलेटर है और ना ही एक अच्छा कंडक्टर है। तो आप जानते हैं कि आपके पास में जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ना तो बहुत अच्छा इंसुलेटर है ना बहुत अच्छा आपके पास में कंडक्टर है, तो कंडक्टिंग डिवाइस तो आपके पास में बेटा कंडक्टर होगी। रेजिस्टिव डिवाइस तो आपके पास में बेटा क्या होगा, रेजिस्टिव डिवाइस का मीनिंग यहाँ पर ये हो गया कि आपके पास में अगर ये रेजिस्टेंस तो सब में होता है, चाहे वो इंसुलेटर हो चाहे वो आपके पास में सेमीकंडक्टर हो चाहे कंडक्टर हो, तो रेजिस्टिव डिवाइस तो होगा नहीं। क्योंकि अगर ये बहुत ना तो ये बहुत अच्छा इंसुलेटर है ना बहुत अच्छा आपके पास में कंडक्टर है। फिर सेमी कंडक्टर डिवाइस, फिर इसमें दिया गया है सेमी इंसुलेटर डिवाइस, फिर दिया गया है इसमें सेमी इंसुलेटर डिवाइस। तो ये आपके पास में जो अच्छा ना तो कंडक्टर होगा और ना ही एक अच्छा इंसुलेटर होगा, तो आप जानते हैं कि वो होगा आपके पास में क्या, सेमी कंडक्टर डिवाइस। क्या होगी, सेमी कंडक्टर डिवाइस। अब सेमी कंडक्टर डिवाइस के बारे में कुछ चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताते हैं। हमारे पास में सेमीकंडक्टर के रूप में तीन प्रकार के सेमीकंडक्टर, मतलब जनरली हम लोग जो यूज करते हैं सेमीकंडक्टर, वो सेमीकंडक्टर आपके पास में केवल और केवल दो सेमीकंडक्टर हैं जिनका हम अधिकतम उपयोग करते हैं, और एक का सबसे ज़्यादा जो है आपके पास में सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में मुख्यतः सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो एक होता है सिलिकॉन, एक होता है आपके पास में जर्मेनियम, और एक होता है आपके पास में कार्बन। ठीक। अगर हम बात करें तो सिलिका का अगर मैं आपसे ऑटोमिक नंबर पूछूं कि ऑटोमिक नंबर कितना है, तो मुझे आप बताइए कि सिलिका का ऑटोमिक नंबर कितना होता है। कई बार पूछा है कि सिलिका, या फिर जर्मेनियम का भी कई बार आया है। तो सिलिका का होता है बेटा 14, कितना, 14, और जर्मेनियम का होता है 32, और आपके पास में कार्बन का होता है 6 ऑटोमिक नंबर, ठीक है, परमाणु क्रमांक। अगर हम ऑटोमिक नंबर में पहुंच गए तो इनके एनर्जी गैप के बारे में पूछता है कि सर केल्विन, 0 केल्विन पर और आपके पास में बेटा 300 केल्विन पर, केल्विन के साथ में डिग्री कभी नहीं लगती है, तो आपसे पूछता है कि 0 केल्विन पर आपके पास में सिलिका का एनर्जी गैप कितना होता है और जर्मेनियम का कितना होता है। अगर हम बात करें बेटा सिलिका की, तो सिलिका का अगर हम बात करें कि जीरो केल्विन पर, अगर हम बात करें कि 0 केल्विन पर कितना होगा, तो आपने ये वर्ड सुना होगा 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी यूनिट होती है, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यदि आपसे पूछा जाए कि 300 डिग्री पर, तो ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात आती है बेटा जर्मेनियम की। अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम का जो होता है आपके पास में 0 पर आपके पास में 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर हम बात करें 300 पर तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कई बार प्रश्न आते हैं कि आपके पास में एनर्जी गैप के बारे में पूछता है कितना होता है। अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर, ये तो हो गया बेटा, ये है आपका सिलिका का ना, यहाँ ऊपर सिलिका लिखा है ना, ये है आपके पास में जर्मेनियम का। ठीक बात है, क्लियर सी बात आपको दिखाई दे रही। अब यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि हम लोग सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं किसका, सिलिका का। सबसे ज़्यादा यूज हम लोग जो करते हैं अपनी डिवाइस को फैब्रिकेशन में, वो करते हैं सबसे ज़्यादा यूज हम सिलिका का, ठीक। और जर्मेनियम का क्यों नहीं करते हैं, तो एक तर्क आता है उधर से कि आपके सिलिका में जो होता है, सिलिका में जो होता है आपकी लीकेज करंट,
लीकेज करंट आपकी सिलिका में जो लीकेज करंट होती है एज कंपेयर टू जर्मेनियम, एज कंपेयर टू जर्मेनियम क्या होती है बेटा? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। आपकी जर्मेनियम में ज़्यादा होती है। दूसरा तर्क होता है कि ये आसानी से अवेलेबल हो जाती है, मतलब इजीली, इजीली अवेलेबल। ठीक ठीक। अब ये दो तर्क आ गए। अगर कार्बन जो है, कार्बन आपके पास में आपने सुना सेमीकंडक्टर में आता है, लेकिन आप इसका यूज क्यों नहीं करते? नॉट यूज। मुझे दरअसल इसका जवाब आप कहां पर देंगे? कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि हम इसका क्यों यूज नहीं करते हैं सेमीकंडक्टर होते हुए। कहीं तो यूज होना चाहिए था, कहीं यूज क्यों नहीं होता है? अब बात आती है बेटा मोबिलिटी की। तो मोबिलिटी में हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है किसके? होल की मोबिलिटी से। किससे? होल की मोबिलिटी से। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हमेशा ज़्यादा आती है, होती है होल की मोबिलिटी से। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बटे होल मोबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन होगी 1 के, हमेशा ग्रेटर देन होगी बेटा किसके? 1 के। हमेशा ग्रेटर देन होगी 1 के। तो ये इसका थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग चॉपर टाइप शोइंग इन द एबव फिगर। आपको बताना है कि जो ऊपर जो फिगर दिया गया है ये आपको कौन से चॉपर का है? स्टेप डाउन, स्टेप अप, फॉरवर्ड कन्वर्टर या फिर बैकवर्ड कन्वर्टर? किसका है बेटा? आपको बताना है कौन से चॉपर का है। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं चॉपर के बारे में। अगर मैं यहाँ चॉपर के बारे में चर्चा करूं तो क्या सबसे पहले चॉपर है क्या? चॉपर है क्या? सबसे पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बेटा ये डीसी टू डीसी आपके पास में एक प्रकार का कन्वर्टर होता है। ठीक है, डीसी टू डीसी एक प्रकार का कन्वर्टर होता है। हम इसको बेटा डीसी ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपने कहा कि सर ये जो है डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। क्या है? डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, कन्वर्टर है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। अब आपके पास में अगला पॉइंट क्या है कि सर इसको हम डीसी ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं। एज ए डीसी ट्रांसफार्मर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। किसके नाम से बेटा? डीसी ट्रांसफार्मर के नाम से भी हम इसको क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है। चॉपर एक स्टैटिक डिवाइस होती है। इट इज अ स्टैटिक डिवाइस, स्टैटिक डिवाइस होती है। चॉपर एक जो है आपके पास में बेटा एक स्टैटिक डिवाइस है। ये क्या करता है बेटा? वेरिएबल वोल्टेज को डीसी कांस्टेंट डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसका दूसरा काम है कि ये वेरिएबल डीसी वोल्टेज को आपके पास में वोल्टेज को कांस्टेंट डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इतनी बात आपके पास में कंफर्म होनी चाहिए। ये 4-5 पॉइंट मैं आपको बता दिया हूँ कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, डीसी ट्रांसफार्मर की तरह से काम करता है। कहते हैं इसको डीसी ट्रांसफार्मर। इट इज़ अ स्टैटिक डिवाइस, एक स्टैटिक डिवाइस भी है ये। ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका यूज कहाँ होता है, एक बार पूछा कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग में किसका यूज होता है, तो अगर हम यहाँ पर उपयोग की बात करें तो उपयोग में, यूज में आप कह सकते हो इसका कि एक बार एक प्रश्न आया कि हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग में किसका यूज करते हैं, तो यहाँ पर वहाँ पर ऑप्शन में था चॉपर, साइक्रोकल्वेटर, थायरिस्टर और एक कोई और डिवाइस थी। तो वहाँ पर बच्चों ने सबसे ज़्यादा थायरिस्टर का यूज किया। तो वहाँ थायरिस्टर की जगह बेटा आपके पास में होता है आपके पास में चॉपर, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में इसका यूज जो होता है वो होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग में। और आपका दूसरा यूज आप कह सकते हो कि मोटर कंट्रोलिंग में। अगली बात, चॉपर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चॉपर जो हैं
वो बेटा आपके पास में दो प्रकार के हैं, एक है स्टेप अप, एक है स्टेप डाउन। अब यहां से निकलकर क्या प्रश्न आएगा कि सर स्टेप अप कौन से चॉपर होते हैं और स्टेप डाउन कौन से चॉपर होते हैं, यही प्रश्न निकल के आना चाहिए। तो स्टेप अप वे चॉपर होते हैं आपके पास में बेटा जिनका आउटपुट वोल्टेज, क्या, जिनका आउटपुट वोल्टेज वी आउट, क्या बेटा, जिनका आउटपुट वोल्टेज वी आउट, आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होता है किससे, वी इनपुट से, ठीक। और स्टेप डाउन वे ट्रांसफार्मर होते हैं जिनका बेटा इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन होता है, इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन होता है किससे, आउटपुट वोल्टेज से, वे होते हैं स्टेप डाउन, ठीक। ये है आपके पास में स्टेप अप और स्टेप डाउन चॉपर के बारे में कहानी। अब आपको यहां से पहचानना है कि कौन सा चॉपर है। अब मैं आपके सामने एक और डायग्राम अगर मैं रख दूं तो आप कहेंगे कि सर मैं आसानी से पहचान सकता हूं, तो मैं दूसरा डायग्राम को इंसर्ट करता हूं मैं बोर्ड में, तो आप मुझे बताइएगा कि एक्चुअली में कौन सा चॉपर आपको नजर आ रहा है। देखो जरा सर, एक चॉपर आपके पास में ये है और एक चॉपर आपके कहाँ दिखाया गया है, यहाँ दिखाया गया है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये चॉपर कौन सा नजर आ रहा है, तो आपने कहा कि सर स्टेप अप और स्टेप डाउन दो चॉपर होते हैं। तो स्टेप ये है आपके पास में एक चॉपर, इस चॉपर में जो फ्री व्हीलिंग डायोड लगाया गया है, जो डायोड लगाया गया है वो लगाया गया है आपके इंडक्टर के बिफोर, यानी कि आपके पास में इंडक्टर के बिफोर। अब मुझे बताओ क्या इसमें जो वोल्टेज होगा, आउटपुट वोल्टेज जो आपके पास में आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा नजर आएगा इसमें या कम, या फिर आपके पास में इसमें इनपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये इंडक्टर के आपके पहले लगा हुआ है, बाद में लगा हुआ है, स्विच क्लोज होने के बाद डायोड यहाँ लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इस वाले में बेटा आपका आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इनपुट से, ठीक। इसमें बेटा आपके पास में आउटपुट वोल्टेज कम होगा क्योंकि ये ड्रॉप कराएगा, आपका आउटपुट वोल्टेज आपका क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा, आउटपुट वोल्टेज कम होगा एज कंपेयर टू इनपुट वोल्टेज, ठीक। तो ये है स्टेप डाउन और ये है आपके पास में स्टेप अप, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टेप अप। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा स्टेप अप, इसका आंसर आ जाएगा स्टेप अप, क्या आ जाएगा, स्टेप अप चॉपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द केबल प्रोवाइड अ पाथ ऑफ फॉल्ट एंड लीकेज करंट एज अ शीथ इज अर्थ एट वन केबल एंड, ऑन केबल एंड होगा, ऑन केबल एंड। आपसे पूछा गया विच पार्ट ऑफ केबल, विच पार्ट का मतलब हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट केबल का प्रोवाइड अ पाथ फॉर फॉल्ट एंड लीकेज करंट, कौन सा पार्ट केबल का लीकेज करंट या फिर फॉल्ट करंट के लिए एक पाथ प्रोवाइड कराता है जब एज अ शीथ इज अर्थ एट वन ऑन केबल एंड, यानी कि आपके पास में शीथ को अर्थ कर दिया जाए तब। तो बेटा मैं यहाँ पर केबल का डायग्राम देता हूँ आपको और वहाँ से आप समझिएगा केबल में कितने तो आपके पास में पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, इन सबको हम लोग क्या करेंगे आसानी से, क्या करेंगे बेटा, इन सबको हम आसानी से समझ लेंगे। फिर जरा सल ध्यान से देखिएगा, यह है आपके पास में डायग्राम, यह है डायग्राम, यह है डायग्राम, यह है डायग्राम, ठीक है, यह है आपके पास में डायग्राम। जरा ध्यान से देखिएगा, आपके पास में सबसे पहले है स्ट्रेंड कंडक्टर, फिर उसके बाद दूसरा है कंडक्टर स्क्रीन, ठीक है, फिर है आपके पास में इंसुलेशन, फिर है इंसुलेशन स्क्रीन, फिर आपके पास में क्या है मेटालिक शीथ, फिर है वीडिंग, फिर है आर्मरिंग, फिर है आपके पास में सर्विंग। आपके पास में 1, ठीक, 2, 3, 4, 5 और ये 6 पार्ट होते हैं मुख्य, ठीक, 6 पार्ट मुख्य होते हैं आपके किस में बेटा, केबल में। और इनका सीक्वेंस आपको अपने हिसाब से चेंज नहीं करना है, अगर आप सीक्वेंस चेंज करोगे तो गड़बड़ा जाएगा। उसने कहा है कि शीथ इज अर्थड, तो आपके पास में मेटालिक शीथ जो होती है वो अर्थ होती है, उसने पहले ही कह दिया। और अर्थ इसीलिए रखा जाता है ताकि आपके पास में क्या हो बेटा, लीकेज करंट और आपके पास में जो भी फॉल्ट करंट है वो अर्थ में होके गुजर जाए, यानी कि अर्थ आपके पास में मेटालिक शीथ क्या होती है बेटा, आपकी अर्थ होती है। और एक प्रश्न और आता है कि रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन,
रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/, लेंथ। आप जैसे जैसे लेंथ को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका इंसुलेशन का रेजिस्टेंस आपका कम होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। इनमें से कौन सी स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट की नहीं है या फिर गलत है। न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्कुल होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। हीट एक्सचेंजर आपको मिलेगा, अल्टरनेटर के बिना बिजली नहीं बनेगी। गियर बॉक्स फॉर चेंजेबल, गियर बॉक्स उसमें नहीं होता है। गियर बॉक्स आपको देखने को मिलता है पवन चक्की में, यानी कि विंड पावर प्लांट में। गियर बॉक्स आपको देखने को मिलेगा विंड पावर प्लांट में, ये होता है बेटा विंड का, विंड पावर प्लांट में, ठीक, विंड पावर प्लांट में। तो ये तो सीधा सीधा जवाब है इसका कि हीट एक्सचेंजर भी होगा, न्यूक्लियर भी होगा, लेकिन जो नहीं होगा वो होगा गियर बॉक्स। क्लियर है? आगे के सवाल पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट फॉर नॉन कन्वेंशनल टाइप जनरेशन सोर्स। इनमें से आपको बताना है कि गैर परंपरागत जनरेशन सोर्स कौन सा है। पावर प्रोड्यूस लो वोल्टेज, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज लेस एंड रनिंग कॉस्ट इज मैक्सिमम, सिंक्रोनस जनरेटर आर यूज्ड टू द प्रोड्यूस द पावर, फिर डायरेक्टली सप्लाई टू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपको बताना है कि इसमें से गैर परंपरागत सोर्स कौन सा है जनरेशन का। तो देखो आपके पास में ये जो है प्रोड्यूस द लो वोल्टेज, ये तो गैर परंपरागत नहीं हो सकता, ठीक। फिर आपसे कहा इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये कैसे गैर परंपरागत है, ये गैर परंपरागत तो नहीं है। फिर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट टू सप्लाई, क्योंकि आपके पास में अगर मैं बात करूं कि सोलर की, तो सोलर आपका कन्वेंशनल होता है, आपके पास में डायरेक्ट सप्लाई टू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये आपके पास में अगर मैं बात करूं कि ये सारे सिस्टम जो दे रखे हैं, ये सब आपको एक किसके बेटा पावर ट्रांसमिशन के सिस्टम दे रखे हैं। प्रोड्यूस लो कॉस्ट, डायरेक्ट सप्लाई टू डिस्ट्रीब्यूशन, आपके पास में इंस्टॉलेशन कॉस्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं कि नॉन कन्वेंशनल गैर परंपरागत जो हो सकता है वो सिंक्रोनस जनरेटर आर यूज टू द प्रोड्यूस द पावर, ये गैर परंपरागत है। बाकी ये क्या है आपके पास में परंपरागत है। एक आपके पास में क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टेड है, इसको बड़े आसानी से समझा नहीं जा सकता ना, तो कॉन्ट्राडिक्टेड है। इसके ऑप्शन जो है वो ऐसे दे रखे हैं कि आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इसको आपको समझना किस लिहाज से है कि पावर प्लांट में इक्विपमेंट के आधार पर और प्रोडक्शन के आधार पर समझना है। तो यहाँ पर आपके पास में सिंक्रोनस जनरेटर आर यूज टू प्रोड्यूस द पावर। अगली बात समझिए, व्हाट इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑन अ इलेक्ट्रोडायनोटाइप इंस्ट्रूमेंट इफ द एक्चुअल लोड करंट इज कितनी 0.5 एम्पियर एंड द एक्चुअल सप्लाई वोल्टेज इज 120 वोल्ट। आपसे पूछा गया है कि आपको बताना व्हाट इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या है? अगर आपके पास में एक्चुअल लोड करंट 0.5 है एम्पियर एंड आपके पास में एक्चुअल वोल्टेज आपके पास में 120 वोल्ट है, तो पावर प्लांट का एक्चुअल लोड इलेक्ट्रोडायनोटाइप आपका क्या पावर मेजर करेगा? तो P बराबर या फिर W बराबर आप क्या लिख सकते हो, V इंटू आई। एंगल तो दिया नहीं कुछ, तो आपके पास में करंट कितनी 0.5 और वोल्टेज कितना 120, तो आपके पास में ये पूरा आ जाएगा कटपिट के 12 पंचे 60, 600 पॉइंट आएगा, तो आएगी 60 वाट। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या आ जाएगा 60 वाट इज करेक्ट आंसर। 60 वाट इज करेक्ट आंसर, 60 वाट इज द करेक्ट आंसर। अगले तरफ चलते हैं। द हॉल इफेक्ट कैन नॉट बी अप्लाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। हॉल इफेक्ट यानी कि एक आपके पास में हॉल इफेक्ट एक ट्रांसड्यूसर होता है, तो हॉल इफेक्ट आपके पास में हम कैन नॉट बी अप्लाई, किस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, किस केस में? मैग्नेटिक फील्ड सेंसिंग इक्विपमेंट में, मेजरमेंट ऑफ द डायरेक्ट करंट में, फेज एंगल मेजरमेंट में, या फिर आपके पास में फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में। बताइए किस में हम लोग डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं? आपको सीधा सीधा जवाब बताना है, सीधा सीधा जवाब आपको देना है, सीधा सीधा जवाब आपको देना है, सीधा सीधा जवाब आपको देना है। बोलो जल्दी से। चलिए, अगर आपको हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर देखना है तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर ये रहा आपके पास में ना बच्चा, इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ, मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर, तो ये रहा आपके पास में हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको ये नज़र आएगा। ये है आपके पास में हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर, ये है आपके पास में क्या हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर, ये रहा आपके पास में हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर। अगर हम हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर जो आपको सामने नज़र आ रहा है दैट इज़ द हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पर आपको ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड तो नज़र आ रही है, यानी कि इसका यूज की अगर हम बात करें कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, अगर मैं इसकी यूज की बात करूँ बेटा,
यूज की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वन आपका क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड से ये क्या करता है बेटा, ईएमएफ जनरेट करता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड टू ईएमएफ, एक तो ये हो गया। अगला अगर मैं देखूं कि दूसरा और क्या करता है, एक तो ये आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट में, क्या है, मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें कि तीसरा पॉइंट क्या होगा, तो तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ करंट, है ना, मेजरमेंट ऑफ करंट मैं यहां लिख देता हूं, मेजरमेंट ऑफ करंट। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट हो सकता है आपका मेजरमेंट ऑफ पावर, मेजरमेंट ऑफ पावर, पावर, ठीक। आपके पास में जो मेजर नहीं करेगा वो फ्रीक्वेंसी को मेजर नहीं करता है, ये किसको, फ्रीक्वेंसी को मेजर नहीं करेगा, यही आंसर आपका सही भी होगा। फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट ये नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट ये नहीं करता है, ये फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट बिल्कुल भी नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए आपके पास में रेडियो फ्रिक्वेंसी, आपके पास में आरटीडी वगैरह आपको यूज करने होंगे, ठीक है, लेकिन ये वाला ट्रांसड्यूसर आपके पास में फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट यूज में नहीं किया जाता है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर फार्मूला बता दो इसका, तो फार्मूला भी लिख लो बेटा, फार्मूला लिखो जल्दी से। आउटपुट वोल्टेज होता है इसका ठीक है, आउटपुट वोल्टेज इसका लिखो जरा सर, वी आउटपुट बराबर के एच हॉल कॉफिशियंट आई बी एल इंटू टी, ये है आपके पास में, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच टाइप ऑफ कंपोनेंट इंक्रीज व्हेन ट्राइवेलेंट मटेरियल इज मिक्स्ड विद द प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल। आपसे पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ कंपोनेंट इंक्रीज, किस प्रकार के कंपोनेंट बढ़ेंगे जब ट्राइवेलेंट अशुद्धि जो है एक प्योर सेमीकंडक्टर में मिला दी जाएगी। तो आप जानते हैं कि आपके पास में जो इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योरिटी जो होती है, इम्प्योरिटीज जो होती हैं बेटा आपके पास में दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आपके पास में ट्राइवेलेंट और एक होती है पेंटावेलेंट, और एक होती है पेंटा। क्या होती है, एक ट्राइवेलेंट और एक होती है पेंटावेलेंट। अब ट्राइवेलेंट आपकी किस में मिलाई जाती है बेटा, ट्राइवेलेंट मिलाई जाती है पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप में, और पेंटावेलेंट मिलाई जाती है बेटा आपकी एन टाइप में, किसमें, एन टाइप में, ठीक है, एन टाइप में। अगर हम बात करें कि इसमें जो होल होते हैं पी एच, और इसमें इलेक्ट्रॉन दोनों में ही होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं एन ई, और इसमें क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में एन एच, ठीक, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों में ही होते हैं। अगर हम बात करें होल की तो इसमें ये होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, सीसी का मतलब चार्ज कैरियर, ये होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये इसमें होता है बेटा आपके पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये होता है आपके पास में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ये सब जानते हैं। अब यहाँ पर आपके पास में ट्राइवेलेंट अशुद्धि की बात की है, तो वो कौन कौन सी अशुद्धि होती हैं, तो जल्दी से लिख लीजिएगा कौन कौन सी अशुद्धि होती हैं। बैगन आलू गाजर ना, बैगन आलू गाजर इन थैला, है ना, इन थैला, यही होता है ना, बैगन आलू गाजर इन थैला। बेरियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टाइटेनियम,
TI लिख लीजिएगा इसको, टाइटेनियम ना, टाइटेनियम, इंडियम टाइटेनियम। ये तो हो गई आपकी कौन सी बेटा, ट्राइवेलेंट, ठीक है। बैगन, आलू, गाजर, इंथेला, ये हो गई आपकी बेटा कौन सी, ट्राइवेलेंट अशुद्धि। अगर हम बात करें पेंटावेलेंट की तो आप लिख सकते हैं न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिकाऊ ना, सब बिकाऊ। तो ये होते हैं आपके पास में कौन से बेटा, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट, ठीक है। ये होते हैं आपके पास में पेंटावेलेंट। कौन कौन से बेटा, ये होते हैं आपके पास में पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट। अच्छा ये ए भी लिखना बेटा, ए भी लिखना, ए भी, ये होते हैं आपके पास में पेंटावेलेंट। क्या होते हैं, ये सब के सब पेंटावेलेंट। अब आपके पास में यदि इसमें प्योर सेमीकंडक्टर में आप ट्राइवेलेंट अशुद्धि मिलाओगे तो आपके पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ेंगे, और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल। चलिए आ गया, व्हाट इज द न्यू रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एट द न्यू बेस MVA रेटिंग ऑफ 100 MVA, इसमें MVA होगा 11 kV इफ द 0.4 per unit reactance produce the same transmission line at the base MVA 75 MVA rating with 10 kV। आपको कुल मिला के न्यू रिएक्टेंस बताना है x पर यूनिट, न्यू x पर यूनिट बताना है। तो आप कैसे बताओगे बेटा, तो आपके पास में एक फॉर्मूला होता है पावर सिस्टम में, बेस, तो x पर यूनिट लिखिएगा इसको न्यू, ठीक, इज इक्वल टू x पर यूनिट ओल्ड इंटू MVA1 बटे MVA2 इंटू KB2 बटे KB1, यानी कि ओल्ड और न्यू वाला, वन को आप क्या मान लीजिए ओल्ड और 2 को मान लीजिए न्यू, ठीक, का होल स्क्वायर कर दीजिए, का होल स्क्वायर, यही आएगा। तो जरा सल निकालो, आपको कितना दे रखा है 0.4, MVA1 कितना दे रखा है आपके पास में 100, 2 कितना दे रखा है 75, इंटू 2 कितना दे रखा है आपके पास में 10 बटे 11 का होल स्क्वायर ना। तो ये कितना हो जाएगा 0.4 इंटू, ये 75 है भैया, 25 × 75 और 25 × 4 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.4 ही है ना, तो 4/3 ये आ जाएगा आपके पास में 11 11 100, और ये हो जाएगा 1:1। तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 4 × 4 16, और ये हो जाएगा आपके पास में 16, 160 बचेगा क्योंकि 16 दशमलव आएगा, ये आ जाएगा 21 × 63, 3 6 3। आप इसका भाग दोगे तो आपके पास में ये लगभग 0.44 पर यूनिट के आसपास आएगा, ठीक, कितना आएगा 0.44 पर यूनिट के। आगे आ जाओ, द डिवाइस विच बिहेव द नाइदर, अच्छा ये बार बार आ रहा है ना, तो इसको लगा दो सेमीकंडक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये 2 बार आ गया, चलिए टाइप हो गया होगा 2 बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज अ प्रेशर कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रोडायनोटाइप वाटमीटर। आपको बताना है कि इलेक्ट्रोडायनोटाइप वाटमीटर में हम किसको प्रेशर कॉइल कंसीडर करते हैं। अब जिसको डायग्राम याद होगा वो आसानी से आपको बता सकता है किसको प्रेशर कॉइल कंसीडर करते हैं। अब डायग्राम आपके दिमाग में आना चाहिए, तो डायग्राम तो मैं आपके दिमाग में अभी ला देता हूँ। देखो होंगे डायग्राम इसमें, देखो डायग्राम क्या है आपके पास में, ये रहा, चलिए तो ये तो रहा आपके पास में डायनोटाइप वाटमीटर का डायग्राम, ठीक। इसमें आपसे कहा गया है कि आपको बताना है कि आप फिक्स कॉइल, सॉरी किसको प्रेशर कॉइल आप कहते हैं। आपके पास में 2 फिक्स कॉइल हैं, और आपके पास में फिक्स कॉइल के 2 हिस्से होते हैं, आप जानते हैं, एक फिक्स कॉइल ये है और ये है आपके पास में मूविंग कॉइल। तो आपके पास में इसमें क्या होती है, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है फिक्स कॉइल, फिक्स्ड कॉइल, और एक होती है मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल, ये आप जानते हैं। उसने यही पूछा है कि किसको आप प्रेशर कॉइल कहते हो, ठीक है। अगर आपको ये पता होगा कि किसे करंट कॉइल कहते हैं तो आसानी से बता दोगे, ठीक। तो हमेशा याद रखिएगा
कि आपके पास में फिक्स कॉइल को हम लोग बोलते हैं सीसी, करंट कॉइल, और इसको हम लोग बोलते हैं पीसी, पोटेंशियल कॉइल, या फिर आपके पास में प्रेशर कॉइल। ठीक, करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल आप इन दोनों को बोल सकते हैं, ऊपर वाली करंट कॉइल, नीचे वाली वोल्टेज कॉइल। तो आपके पास में आपसे पूछा गया कि किसको प्रेशर कॉइल बोलोगे, तो आंसर आपके पास में है मूविंग कॉइल को। बड़ा सिंपल बात थी, किसको बोलोगे, मूविंग कॉइल को। ठीक है, इसको पोटेंशियल कॉइल भी बोलते हैं और वोल्टेज कॉइल भी आपके सामने बोला जाता है। क्लियर है? चलिए अगली कहानी की तरफ चलते हैं। अगला सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम which of the following theorem is used to identify the resistance of the speaker that must be match the audio power amplifier to obtain the highest output। वाह क्या सवाल पूछा यार, दिल जीत लिया सवाल ने, दिल। चलिए, which of the following theorem is used, निम्नलिखित में से कौन सी थ्योरम को हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द रेजिस्टेंस ऑफ स्पीकर का रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के, डेट मस्ट बी मैच टू ऑडियो पावर एम्पलीफायर, जो क्या करती है बेटा, आपकी मैच कराती है ऑडियो पावर एम्पलीफायर से, टू ऑब्टेन द हाईएस्ट आउटपुट को ऑब्टेन करने के लिए। ये मैंने कई बार आपको पढ़ाते समय मैंने इसकी चर्चा की थी। मैंने कहा था कि आपके पास में एक थ्योरम होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का उपयोग हम इलेक्ट्रिकल में नहीं होता है, हमारे, क्योंकि इसमें 50% पावर लॉस हो जाती है। क्या हो जाती है? लॉस। अब 50% पावर लॉस पहले ही कर दे रहा, 50% का हम क्या करेंगे? ठीक, लेकिन ये यूज मैंने आपको कई बार बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स में होती है। किसके लिए? इम्पीडेंस मैचिंग के लिए, मैचिंग के लिए। आप जानते हैं कि RTH इज इक्वल टू किसके होता है? RL के। मैक्सिमम पावर आपको क्या करेगी? डिलीवर करेगी आपकी ठीक है, और आपके पास में मैक्सिमम पावर कितनी डिलीवर करेगी? तो P मैक्स बराबर आप जानते हैं, P मैक्स बराबर आप जानते भी होंगे कि VTH का स्क्वायर अपॉन 4 RTH। क्लियर सी बात है आपके सामने। आप चाहो तो डायग्राम बना लो, चलिए क्लियर है। तो ये आपकी यूज होती है किसमें बेटा? इम्पीडेंस मैचिंग में। ठीक है, अगला सवाल। ये कहाँ जा रहा भाई, क्या हो गया तुमको? इधर आओ ना, ऐसे क्या भाई साहब, ऐसे लग जाओ ना तरीके से, दिख रहा होगा ना आप तो? हाँ क्लियर है। what is called the reference value that is the expressed in power system। वाह, और सवाल जबरदस्त है यार, मजा आ रहा सवाल में, मजा आ रहा, मतलब अल्टीमेट, मतलब नए नए सवाल देखने को मिले। what is called the reference value that is the expressed in power system network voltage, power, current and impedance rating, यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू, बेस वैल्यू या फिर स्पेसिफिक वैल्यू। उसने क्या कहा, सवाल को जरा ध्यान से समझना। व्हाट इज कॉल्ड द रेफरेंस वैल्यू, हम किसको रेफरेंस वैल्यू या फिर क्या रेफरेंस वैल्यू है, डेट इज एक्सप्रेस्ड इन पावर सिस्टम नेटवर्क। पावर सिस्टम नेटवर्क को एक्सप्रेस्ड करने के लिए हम किस प्रकार की, किसको हम रेफरेंस वैल्यू बोलते हैं, किसको एक्सप्रेस करने के लिए? वोल्टेज को, करंट को, पावर को और इंपीडेंस को। यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू, बेस वैल्यू या फिर एनीथिंग, सभी, कोई भी। अगर मैंने आपको पढ़ाया पावर सिस्टम, तो पावर सिस्टम में मैंने आपको पर यूनिट सिस्टम पढ़ाया था। पर यूनिट वैल्यू में आप चाहे करंट की हो, वोल्टेज की हो, पावर की हो, इंपीडेंस की हो, सबकी पर यूनिट वैल्यू निकलती है। जेड पर यूनिट, आई पर यूनिट, एक्स पर यूनिट, ठीक, ये सब की पर यूनिट वैल्यू आपकी निकलती है भाई। अब सबकी पर यूनिट वैल्यू निकालते हो तो रेफरेंस किसको लेते हो, ये बताओ किसको लेते हो? तो आप सबसे पहले लेते हो एक्चुअल वैल्यू, वास्तविक मान, एक्चुअल वैल्यू बटे बेस वैल्यू। क्या लेते हो? बेस वैल्यू। भाई यही तो बताया था मैंने कि आपको एक रेफरेंस वैल्यू चाहिए, और आप सबसे पहले जब निकालते हो तो बेस वैल्यू निकालते हो कि उस सिस्टम की बेस वैल्यू क्या है। तो किसी भी चाहे आपका ट्रांसफार्मर हो,
चाहे आपके पास में बेटा ट्रांसमिशन लाइन हो, उसकी अगर पर यूनिट वैल्यू निकालना है तो आपके हाथ में कोई भी पर यूनिट वैल्यू, वोल्टेज, करंट, पावर, इंपीडेंस, आपके पास में बेस वैल्यू का होना इंपॉर्टेंट है। दैट इज द बेस वैल्यू। क्लियर कट। अगला सवाल देखो, ये सभी इधर उधर हो गए, क्या मामला है। आपसे कहा गया है इसमें, आपसे कहा गया है इसमें, विच टाइप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन हैपन इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। वाह, क्या सवाल पूछा है। और मैंने ये पढ़ाया है, और पढ़ाते समय मैंने कहा था ध्यान दिया करो कि कौन सा पावर प्लांट किस तरीके से अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, कौन सा पावर प्लांट किस तरीके से अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। आपने उस पर शायद ध्यान नहीं दिया, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ कि हमारे पास तो अनुभव है, आपके पास भी हो सकता है, जो पुराने बच्चे उनके पास भी अनुभव होता है। अनुभव बोलता जरूर है, एक बार हमेशा याद रखिए, बोलेगा जरूर। जिस व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस होता है वो कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। ठीक, जब आप कई सारे पेपर दे लेते हो तो आप पढ़ते समय आपको आभास हो जाता है, थ्योरी पढ़ते समय, कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आएगा, या फिर आया है। ये तीन बातें आपकी हमेशा याद आएंगी जब आप थ्योरी पढ़ रहे होगे। ठीक, तो आपके दिमाग में कई बार मैंने कहा है कि बच्चे यहाँ से प्रश्न आता है पावर प्लांट को पढ़ाते समय, मैंने कई बार कहा, लेकिन आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं किया चीज़ों पर। ठीक बात है, कोई बात नहीं, फोकस नहीं करोगे तो किसी ना किसी दिन आपके पास में एग्जाम में वो सवाल आपके ऊपर फोकस कर लेगा। तो आज उसने फोकस कर लिया। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन हैपन, किस प्रकार का एनर्जी संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण होता है इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर स्टेशन में। टेम्परेचर वेरीज यूज फॉर द प्रोडक्शन, आप क्या टेम्परेचर को वेरीज कराते हो प्रोडक्शन के समय। बाउंडिंग एनर्जी ऑफ वाटर इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, वाटर की बाउंडिंग एनर्जी यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने के लिए या फिर उत्पादन करने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज यूज टू द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या पोटेंशियल एनर्जी यूज करते हो पानी की। केमिकल इफेक्ट विथ वाटर इज यूज, क्या आप वाटर के साथ में कोई केमिकल रिएक्शन या फिर कोई केमिकल इफेक्ट करा के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हो। व्हाट हैपन, क्या होता है आपको बताना इस सवाल में। तो हम सबसे पहले, ओहो क्या मामला था इसका, देखो सबसे पहले मैं एक डायग्राम इंसर्ट करता हूं आपके सामने, और इस डायग्राम से बिल्कुल तसल्ली से समझना एक एक बात। सब कुछ दे रखा है इसमें, एक एक चीज दे रखी है, एक एक चीज, टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ना है केवल। देखो ज्ञान कुछ भी हो, कहीं से भी ले लो, बस ज्ञान होना चाहिए, कहीं से भी लो, बस ज्ञान होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई साहब फर्जीफिकेशन वाला ज्ञान भी नहीं होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए सही, जो आपके काम का हो, है ना। जरा देखो आपके पास में पावर प्लांट है, कौन सा, इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर। ये है रिजर्वर, ये है डैम, ये है पेनस्टॉक, ये है सर्ज टैंक, ये बाल्व हाउस है, सॉरी ये है प्रेशर टनल, ये है आपके पास में पेनस्टॉक, और ये है आपके पास में पावर हाउस, ये है टेल रेस, और यहाँ पर होगी आपके पास में हेड रेस। ठीक, अब जरा देखो, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस तो नहीं करूँगा मैं। पानी आपके पास में यहाँ पर रहा होगा रिजर्वर में, यहाँ कहीं आपके पास में वाटर भरा होगा। पानी यहाँ तक आने में, पानी जो आता है वो आता है अपनी पोटेंशियल एनर्जी को, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाता है। यानी कि सबसे पहले आपके पास में वो कहाँ है, आपके पास में यहाँ तक आने में उसने यूज की पोटेंशियल एनर्जी को। मैंने कई बार बताया अपनी स्थितिज ऊर्जा को। जब उसने पोटेंशियल एनर्जी को यूज कर लिया तो यहाँ तक जब वो आएगा यहाँ पर, तो पेनस्टॉक में जैसे ही पानी आएगा, वाटर आएगा, उस पोटेंशियल एनर्जी को पेनस्टॉक कन्वर्ट कर देगा काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा सर, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी में प्रोड्यूस। अब ये काइनेटिक एनर्जी जैसे ही टरबाइन से टकराएगी और ये बन जाएगी आपकी मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, ME। और ये मैकेनिकल एनर्जी आपके टरबाइन से क्या किसको चलाएगी बेटा, जनरेटर को, और जनरेटर को चलाएगी तो ये बन देगा आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर B, C इज करेक्ट, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सीधी सीधी कहानी। अगली बात समझो, चलिए अगली बात समझिए जरा सा। अगला क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। विच ऑफ द कैटेगरी इज कंसीडर द साइक्लो कन्वर्टर।
साइक्लो कन्वर्टर की कैटेगरी को कंसीडर करो, क्या ये AC टू DC कन्वर्टर है, AC टू AC कन्वर्टर है, DC टू AC कन्वर्टर है, या फिर DC टू DC कन्वर्टर है। तो DC टू DC तो हम अभी हाल पढ़ के आए हैं चॉपर, तो ये तो हो नहीं सकता, हटाओ, एक कोने में रख दो। अब होगा क्या ये आपको बताना है, जरा ध्यान से समझिएगा, बताइएगा, बोलिए जरा सर। मैं आपको कुछ डायग्राम के साथ में इसको समझाऊंगा, तो डायग्राम में लगा लेता हूं और मैं इसको समझाने का पूरा प्रयास करता हूं, ठीक है भैया। अगर भैया सेशन तुम्हें समझ में आए, अच्छा लगे, तो यार सेशन को थोड़ा सा शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि कमेंट के बाद मुझे आभास होता है कि आपने पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ा ये कमेंट से पता चल जाता है ना। तो यह है आपके पास में साइक्लो कन्वर्टर, एक बात। दूसरा साइक्लो कन्वर्टर और लगा देता हूं मैं आपका, इसमें एक और डायग्राम है मेरे पास में। डायग्राम तो हमने खूब ले लिए आज, ठीक है। डायग्राम से समझाने में मज़ा भी आता है और समझने में भी मज़ा आता है, ये मैं जानता हूँ। कहाँ गया, ये रहा। चलिए, ये तो नन्हा सा है, छोटा सा, इसको यहाँ चिपका देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपने पास में। चलिए, डायग्रामों से सजी हुई क्लास, ये आ गई आपके पास में साइक्लो कन्वर्टर। अब क्वेश्चन पूछा उसने, तो यहाँ पर देखो, फिक्स वोल्टेज फिक्स फ्रीक्वेंसी AC पावर को वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल AC फ्रीक्वेंसी में इसने क्या किया, यानी कि ये काम करता है AC टू AC, यानी कि आपके पास में फिक्स फ्रीक्वेंसी को ये क्या करता है बेटा, देखो यहाँ पर आपने F दी थी, आपने साइक्लो कन्वर्टर से यहाँ से गुजारी कोई F फ्रीक्वेंसी, उसने आउटपुट में आपको F/2 दिया, फिर आपने F/2 गुजारा तो आपके पास में F/4 कर दिया आपके पास में कन्वर्टर में। देखो इसने F/2 कर दी फ्रीक्वेंसी, ये हो गई F/2 और ये हो गई आपके पास में F/2, यानी कि इसका हम यूज करते हैं बेटा फिक्स फ्रीक्वेंसी को किस में बेटा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए, फिक्स फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं साइक्लो कन्वर्टर का। एक बहुत भयानक यूज होता है इसका इलेक्ट्रिकल में, एक बहुत भयानक यूज होता है। देखो सीमेंट इंडस्ट्री में, माइंस में, सब जगह यूज होता है, लेकिन एक पूछता है यूज, जब तुम ट्रेन में बैठते हो तो कई सारे इक्विपमेंट आपके डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं ट्रेन के उसमें इंजन में। तो इसका मेन यूज जो होता है, मेन यूज्ड साइक्लो कन्वर्टर का मेन यूज इन ट्रैक्शन सिस्टम, किसमें, ट्रैक्शन सिस्टम में इसका मुख्य यूज होता है, इसका ट्रैक्शन सिस्टम में मुख्य यूज होता है, इसका ट्रैक्शन सिस्टम में। क्लियर है, एग्जैक्ट। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट सेशन। In which type of instrument there are no error due to the stray magnetic effect? stray magnetic effect किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में नहीं होता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट में, मूविंग आयरन, अच्छा, इंडक्शन वाट आवर मीटर, इलेक्ट्रोडायनमो टाइप वाट मीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर। देखो जरा ध्यान से समझना, सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को स्ट्रे के बारे में पता नहीं होगा। देखो स्ट्रे मैग्नेटिक इफेक्ट दरअसल बिल्कुल शुद्ध और सरल भाषा में मैं इसको बताऊंगा। मान लीजिए मेरे प्यारे, आपके पास में दो पोल थे, एक N और एक S, मैंने ऐसे मान लिया, दो आपके पास में पोल थे, एक N और S। आपके पास में जो जो आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड थी वो N2S चल रही थी, मैंने ऐसे मान लिया। हमारे पास में इसको बोल रहे हैं हम मेन फील्ड, क्या, मेन फील्ड। अब आप इसको मेन फील्ड बोल रहे हैं और बाहर से कोई क्या आ रही है आपके पास में बेटा, एक एक्स्ट्रा फील्ड आ रही है जो आपकी मेन फील्ड को क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है, या फिर आपके क्या इसको इसका विरोध कर रही है। इसको बोलते हैं स्ट्रे इफेक्ट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये है आपके पास में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा सर, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो मूविंग आयरन में आप परमानेंट मैग्नेट, देखो पीएमएमसी में बिल्कुल नहीं होती है। अगर यहाँ ऑप्शन पीएमएमसी होता तो पीएमएमसी में ये बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि पीएमएमसी में आप परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, इसमें आप परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं करते हैं, इसमें
इलेक्ट्रोमैग्नेट, जहां भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होगा वहां पर आपके पास में स्टेरियोमैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। इंडक्शन वाटमीटर में भी यही है, इलेक्ट्रोटाइप। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक वाटमीटर में आप किसी भी प्रकार की कोई मैग्नेट यूज नहीं करते हैं, मैग्नेट यूज नहीं करते हैं, ठीक। ये जो काम करता है ये आपके पास में कैपेसिटेंस इफेक्ट पर, ES भी है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये काम करता है वेरिएबल कैपेसिटेंस, लिखो वेरिएबल कैपेसिटेंस इफेक्ट पर क्या करता है, ये काम करता है। तो आंसर सही होगा डी। क्लियर, एकदम परफेक्ट। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 20 ओम इन द सर्किट। अच्छा, 20 ओम में वोल्टेज बताना, सिंपल सा है, आप लगा दो इसमें जो भी आपकी मर्जी हो, जो आपको आता हो, जो भी थ्योरम आपको आती हो, कोई भी मेथड लगा दो। यहाँ पर मैं लगाता हूँ, सबसे सिंपल और सरल माना जाता है आपके पास में नोडल। मैंने यहाँ पर भी लगा दिया, ठीक, मैंने यहाँ पर माना भी, तो V-50। ध्यान रखिएगा, यहाँ ऊपर अगर प्लस है तभी घटेगा वोल्टेज डिफरेंस, अगर ऊपर नेगेटिव होगा तो जुड़ जाएगा। ध्यान रखिए इस बात का। कई लोग तेज जल्दी में क्या होता है कि मैक्सिमम सवाल में V-50 भी आप क्या करते हो, V1 - V2 करते हो, तो यहाँ पर अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। ध्यान रखिए, V-50 प्लस V/20 प्लस V-100 डिवाइडेड बाई 30 बराबर 0। मैंने अपने हिसाब से लगा दी इसमें नोडल। अब इसका ले लो एलसीएम। देखो एलसीएम इंजीनियरिंग टाइप लिया करो, लगे कि इंजीनियर है। सबको क्या करना है, आपको जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि जो संख्या है वो सबसे कट जाए। 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 यानी 60 सबके पहाड़े में आता है, कट जाएगा। तो इसको 60 बनाओ, 15 चौको 60, ठीक। इसको 60 बनाओ, 20 तिया 60, इसको 60 बनाओ, 30 दूनी 60। जितने से नीचे गुणा किया उतने से ऊपर कर दो, 4 4, ओहो, ये नीचे से इसमें कितना किया 3, इसमें कितना 2 से, बाकी नीचे वाला उस तरफ जाएगा 0, 60 60 हो गए सब। तो कितना आ जाएगा 4V माइनस 5 चौको 20, 200 प्लस 3V प्लस 2V माइनस 200 बराबर 0 के। अच्छा सर, बिल्कुल। ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, 9V बराबर कितना 400। तो V बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में 400 डिवाइडेड बाई 9। तो ये कितना हो जाएगा 9 चौको 36 है ना, 9 पन्ना 45, 9 चौको 36, यानी कि लगभग 44.4 वोल्ट इसका आंसर होगा, ये बी। क्लियरली एकदम ठीक। आ जाइए अगले सवाल की तरफ। कुछ और सवाल है क्या? बेहतरीन, लाजवाब सवाल आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिन अरेंजमेंट शो इन द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। आपको बताना है कि इसके पैरामैग्नेटिक मटेरियल के स्पिन अरेंजमेंट कौन कौन से होंगे, पैरेलल, रैंडम, पैरेलल एंटी पैरेलल, या फिर आपके पास में अनइक्वल एंटी पैरेलल। ये इक्वल है, ये है अनइक्वल, ये है इक्वल एंटी पैरेलल, ये है पैरेलल, और ये है आपके पास में रैंडम। रैंडम तो आप जानते हैं कि डाया के होंगे। देखो इसको समझने के लिए एक मैंने टेबल ले रखी है, इस टेबल को समझिए जरा। यहां दे रखा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के आपके पास में कैसे होते हैं, सारे के सारे आपके पास में एक दिशा में। तो ये है आपके पास में फेरो, किसके हैं बेटा, आपके पास में ये है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के, किसके हैं बेटा, ये फेरो के, ठीक है, किसके हैं बेटा, फेरो के, ठीक, फेरो, ठीक है। आगे देखो तो एंटी फेरो के आपके पास में जस्ट इसके उल्टे हो जाएंगे। फेरी मैग्नेट के आपके पास में एंटी पैरेलल बट नॉट इक्वल। फिर आपके पास में पैरा के आपके पास में क्या होंगे, एग्जैक्ट एंटी पैरेलल। तो पैरा के पूछे ना, तो पैरा का आपके पास में ये आंसर आ गया सी। तो ये है आपके पास में एग्जैक्ट एनालिसिस ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। 20 सवाल मैंने कराए हैं, अब 20-30 सवाल और हैं उसमें। 30 सवाल कराने के बाद में हम लोग मॉक को स्टार्ट करेंगे, एक मॉक पेपर को, जिसमें केवल टेक्निकल होगा। नॉन टेक की क्लास है, आपकी जीएस की क्लास बड़े जल्दी ही शेड्यूल होगी इस पर, ठीक है। और उस जीएस की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे नृत्य से, ठीक है, और चीज़ें आगे तक बढ़ती चली जाएंगी। और ये कारवा मुझे लगता है बहुत दूर तक जाएगा, रुकेगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया। अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आपको और मज़ा आया हो तो इसमें कमेंट करके मुझे बताइए कि सेशन कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया। कल मिलेंगे एक नए सवालों के साथ में, 20 सवालों के साथ में। फिर हम नेक्स्ट डे मिलेंगे,
फिर 10 सवालों के साथ में एक क्लास लेकर आऊँगा, 50 पूरे कराने के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये पेपर नेवी का बच्चे ने भेजा है, हो सकता, मेरे पास तो पेपर आया था एकदम एग्जैक्ट है, पेपर तो सही है, उस पर लिखा था चार्जमैन का। तो इस पेपर को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मॉक के रूप में हम लोग चीज़ों को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया।